बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, जो आपकी मोहब्बत मुझे चैनल पे मिल रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 67% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको लगता है कि इस चैनल के ज़रिए आपको थोड़ी बहुत ट्रेड की अवेयरनेस मिल रही है या रिलेशनशिप गोल्स के ऊपर आपको थोड़ी सी लर्निंग या मोटिवेशन मिल रही है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे एप्रिसिएशन से इंसान की हमेशा स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अगर मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी तो नो डाउट कि मैं मज़ीद मेहनत करके इसके ऊपर आप लोगों के सामने चीज़ें लाता रहूँगा, ट्रेड के ऊपर भी और रिलेशनशिप गोल्स के ऊपर भी। अब सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो है पाम ऑयल के जो मौजूदा सिनेरियो उसके ऊपर के मार्केट की इनसाइट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 1 से 15 का जो प्रोडक्शन का डाटा आया है उसमें स्पोमा की जो सर्वेयर कंपनी है उसकी तरफ से 1 से 5 में जो था वो लगभग +4.55% था, और जो 1 से 10 का था वो +6.87% था, और जो 1 से 15 का अब आया है 15 दिसंबर का वो -2.97% है, विच मीन्स के प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुई है, जो कि इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड थी। उसके बाद एक्सपोर्ट डाटा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एमस्पेक की तरफ से जो डाउन गई एक्सपोर्ट वो शो कर रही है 16.37% के करीब, और जो ITS है उसके मुताबिक 15.87%। तो ये एक्सपोर्ट के आपके सामने आ गए और आपके सामने प्रोडक्शन फिगर्स भी मैंने रख दिए। अब मौजूदा सिनेरियो में अगर देखा जाए तो एंडिंग स्टॉक्स जो थे मलेशिया के, जो इस बार डाटा में आए हैं, MPOB के डाटे में आए हैं, वो एक्सपेक्टेड थे 2.3 के लगभग, लेकिन वो 2.8 के लगभग आए हैं, जो कि इस मार्केट के लिए KLC के ऊपर मज़ीद प्रेशर बना, और एक्सपोर्ट डाउन होने की वजह से, स्टॉक बढ़ने की वजह से KLC को मज़ीद डाउनफॉल मिला। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या मज़ीद आगे क्वार्टर 1 है तो वहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए, जो मेरी सोच के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो यही हैं, जो लग रही हैं, जो आज तक के फंडामेंटल को देख कर नज़र आ रही हैं, कि अगर एक्सपोर्ट इसी तरह डाउन रही और प्रोडक्शन लेवल इसी तरह हाईएस्ट पे रहा मलेशिया का, तो ये आपकी मार्केट 3750 से लेके 4150 की ब्रैकेट क्वार्टर 1 में बनाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये मार्केट जो है वो 4150 से ऊपर भी जा सकती है। तो इसका सिनेरियो ये बन सकता है कि रमज़ान की बाइंग हमारे सर के ऊपर है, उसके बाद चाइना की डिमांड आ सकती है, जबकि इंडिया का जो सॉल्वेंट एसोसिएशन अथॉरिटी के जो नंबर्स आए हैं उसमें पाम ऑयल की जो है वो लगभग +5% इन्वेंट्री शो हो रही है नवंबर की मंथ ऑन मंथ, और सोयाबीन की जो शो हो रही है, और जो सनफ्लावर की हो रही है, सोयाबीन -18.5%, और जो सनफ्लावर है वो -45%। तो ये है इंडिया का, और उसके बाद जो है चाइना की तरफ से बाइंग, पाकिस्तान की तरफ से बाइंग। एक्चुअली राइट नाउ जो है वो लेक ऑफ डिमांड की वजह से कैपिटल फ्लो हो चुके दिसंबर में कम हो जाता है, उस वजह से फिर ट्रेड वॉर आपकी चल रही है, उस वजह से ये सारी चीज़ें हैपनिंग में हैं। और डिमांड हमेशा की फैक्टर रहती है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ 3750 से लेके 4150 बनेगी अगर तो यही सिचुएशन रही। और अगर इसमें दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है 4150 से लेके 4450 का, वो उस सूरत में बन सकता है कि अगर इंडोनेशिया के एंडिंग स्टॉक 3 मिलियन मेट्रिक टन से कम आए, वहाँ का जो लोकल आउटपुट है यानी लोकल कंजम्पशन है वो बढ़े, और गैपकी की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर का जो डाटा है वो अगर शो होता है 3 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे, तो फिर यहाँ पे 200-300 की रिंगिट की मार्केट को प्लस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब जो आज तक की डेट में नज़र है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी है, और उसके अलावा
जनवरी के अंदर अगर 2026 के जैन के अंदर अगर बायोफ्यूल पॉलिसीज़ में कुछ चेंजिंग होती है, B50 लॉन्च किया जाता है या B60 में लॉन्च किया जाता है, फिर आपकी मार्केट थोड़ी सी बूस्टअप हो सकती है। लेकिन इसका सारा दारोमदार डिमांड के ऊपर है। डिमांड राइट नाउ जो है वो अनएक्सपेक्टेडली अवेलेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर 3750 से लेके 4150 की मार्केट बनेगी तो वो क्यों बनेगी, वो भी आपके सामने रख दिया। अगर 4150 से लेके 4450 की मार्केट बनेगी तो वो क्यों बनेगी, वो भी आपके सामने रख दिया। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें मैं कोई डबल माइंडेड होकर आपको चीज़ें नहीं बता रहा, पूरे स्टैटिक्स के साथ बता रहा हूँ। जो मैंने सर्वेयर कंपनी के आपके साथ शेयर किए नंबर्स वो आपको अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मैंने उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को आपके सामने रखा है। बाकी आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी चीज़, कोई न्यूज़ फैक्टर एक्टिव होता है तो फिर उसके ऊपर दोबारा बात करूँगा, दोबारा आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। बाकी तमाम तर गैब के ज़ाने मेरे अल्लाह पाक के पास हैं। मुझे जो समझ आई वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस मार्केट में सर्वाइवल किस तरह करें। मुझे जो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल अवेयरनेस और नॉलेज पर्पस के लिए, इसके बिहाफ के ऊपर आप ना बाइंग कर सकते हैं ना सेलिंग कर सकते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से बाइंग करनी, अपनी मर्ज़ी से सेलिंग करनी है। तो इसमें सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी डिमांड को मत छोड़िएगा, डिमांड के ऊपर रहिएगा। चाहे वो इम्पोर्टर्स हों, चाहे वो B2B वाले हों, जब तक डिमांड एक्टिव नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। और जितनी डिमांड अगर हम उस हिसाब से चलेंगे तो अल्लाह पाक हमें नुकसान से बचाएंगे। तो आने वाले वक्त में अब देखने वाली बातें ये हैं कि इंडोनेशिया के स्टॉक्स कहाँ पे आते हैं, एंडिंग स्टॉक्स, और एक्सपोर्ट जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है, तो ये कहाँ पे जाके रुकती है। तो ओवरऑल इस टाइम पे अगर मैं एक ब्रैकेट में लगाऊं तो 3750 से लेकर 4150 की ब्रैकेट बनती है आज के मौजूदा जो फंडामेंटल्स हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रेड हमेशा फीयरलेस होकर की जाती है, जबकि अगर आप डबल माइंडेड हो जाएंगे तो फिर आप फीयरलेस नहीं हो सकते। फीयरलेस होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो जिसको कहते हैं कि आंखें बंद करके हर चीज़ को बाइंग में चले जाएं। फीयरलेस होने से मुराद है कि ये पैनिक टाइम है, ये गुजर जाएगा। तो एक ट्रेडर जो होता है वो हमेशा फीयरलेस होता है, और एक जो मैच्योर ट्रेडर नहीं होता वो हमेशा अपने फ़ियर के अंदर रहता है, और वो फ़ियर के अंदर जो रहने से उसको हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये चंद चीज़ें थी आपके सामने, अपडेट्स भी रख दी। आने वाले वक्त में फिर जो नहीं मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो फिज़िकल ट्रेडर होता है उसके लिए फ़ंडामेंटल को ही फॉलो करना ज़रूरी है, जबकि जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो हेल्पफुल साबित होते हैं। कि स्टॉक्स जो हैं वो वो मार्केट को देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स के हवाले से। जो फिज़िकल ट्रेडर होगा उसको हमेशा फंडामेंटल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल आज तक जो नज़र आ रहे हैं वो अभी तक तो जो है वो वीक फंडामेंटल नज़र आ रहे हैं फॉर हाई प्राइस, यानी कि ये जो फंडामेंटल है ये हाई प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे या दे नहीं पाएंगे। फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर जो है वो आपका प्राइस स्ट्रक्चर जो है, फंडामेंटल अगर वीक हो जाए, यहाँ पे फंडामेंटल जो है वो लगभग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे जो है प्राइस का बढ़ना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन आगे चल के अगर स्टॉक्स लेवल में कमी आती है या डिमांड हमें ज़्यादा नज़र आती है तो फिर जो है वो चांसेस हैं। लेकिन इसको हम 70-30 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक अच्छे ट्रेडर की निशानी ये है कि वो दोनों साइड की मार्केट को देखता है, वो सिर्फ बुलिश को नहीं देखता या वो सिर्फ बेयर को नहीं देखता, वो दोनों साइड की मार्केट को देखकर अपने डिमांड को देखकर फैसला करता है। तो इन चीज़ों का ताल्लुक फ़िज़िकल ट्रेड से होता है। वो यही है कि फ़ंडामेंटल कहाँ पे खड़े और फंडामेंटल्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स को देखते रहिए। मैं वक्तन फ़वक्तन जैसे ही अब 1 से 30 का डाटा आएगा तो फिर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, और उससे पहले कोई नई डेवलपमेंट होगी तब भी शेयर करूंगा। तो कभी भी जो है वो चीज़ों को
گرانٹیڈ لے کر نہ چلیے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر آج مارکیٹ مائنس ہے تو کل اپ ہو جائے گی، لیکن اس کے اپ ہوگی، فنڈامنٹل اس کے اسٹرانگ ہوں گے تو اپ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ سو آنکھیں کھلی رکھیے اور ذہن میں سوچیے، سمجھیے، دین قدم آگے بڑھائیے۔ تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی ٹریڈ کو کر پاتے ہو۔ اگر آپ خود سے فیصلہ کریں گے، جو انسان خود فیصلہ کرتا ہے اس کو اون بھی کرتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ تو ٹریڈ کے اندر فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے بھی سنیں، ادرس لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی سنیں، لیکن کیجئے وہ جو آپ کے اندر دل کی آواز ہے اس کو ضرور کیجئے۔ اسٹیٹکس کو ضرور پڑھیے۔ اتنے بڑے ہم سیٹ اپ چلا رہے ہیں لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی اسٹیٹکس کو ریڈ کرنا پسند نہیں کرتے، ویڈیوز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اگر ہمیں اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے تو ہمیں ٹپس بھی استعمال کرنے پڑیں گے، ویڈیوز بھی دیکھنی پڑیں گی، ٹائم لگانا پڑے گا، پیشن دکھانا پڑے گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لکی ہوتے ہیں، جو ان کا پیشن ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو میں تو خود کو لکی تصور کرتا ہوں، میرا پیشن ہے ایڈیبل آئل سیکٹر کی جتنے بھی مارکیٹ ہے اس کو ڈیل کرنا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا۔ میں ایز اے لرنر، ایز اے ریسرچر، ایز اے ٹریڈر اس کے اوپر لگا ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھیں گے کہ اگر آپ کا جو ورکنگ ہے وہ آپ کا پیشن بن جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کو کوئی آپ سٹاپیبل نہیں رہتے، پھر آپ انسٹاپیبل ہو جاتے ہیں۔ تو چیزوں کو بغور جائزہ لینا سیکھیے، کس طرح سے کرنا چاہیے۔ فنڈامنٹلز کو نہیں آپ نے چھوڑنا، فنڈامنٹلز کے اوپر رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وننگ ملتی رہے گی اور محنت کرنی پڑے گی، ان ساری ڈیٹاز کو ریڈ کرنا پڑے گا، ہر چیز کرنی پڑے گی۔ مائنڈیڈ نہیں ہوتا ہے جو ٹریڈر ہے وہ ہمیشہ کلیئر مائنڈ کے ساتھ اپنے ڈیسیژن کو لیتا ہے اور وہ دونوں سائڈ کے مارکیٹ کو دیکھتا ہے کہ مارکیٹ اس ٹائم بل سائڈ پہ ہے یا بیئر سائڈ پہ ہے، اور ہمیشہ آپ کو اپنے ایکسپینس ورسز آپ کی جو چیزیں دوسری چل رہی ہیں اس کو بھی نوٹیبل رکھنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ دونوں سائڈ کی مارکیٹ کو دیکھ کر اپنی ٹریڈ میں ڈیسیژن کیجئے، تاکہ جو آنے والے وقت میں آپ جو ڈیسیژن کریں وہ آپ کا ریگریٹ نہ بنے، پینفل ہو جائے وہ، خیر ریگریٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو دونوں سائڈ کی مارکیٹ آپ کے سامنے ڈسکس کر دی۔ ٹریڈر آلویز ورک وتھ کلیئر مائنڈ، اور جو ٹریڈر میچور ٹریڈر نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ڈبل مائنڈیڈ رہے گا۔ سو ڈبل مائنڈیڈ رہنے سے گریز کیجئے، کیجئے اپنے دل کی، اور وننگ بھی اسی چیز میں ہوتی ہے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، دل سے زیادہ جو اپنی ڈیمانڈ کو دیکھ لیں۔ تو یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، باقی سب کا حفظان اللہ پاک کے پاس ہے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔